So this is your MTP 8 of GST. Fine. Case study 1. Question number 1. Tax liability of Veena and company for the month of July 2024 is dash each under CGST and SGST. Each बताना है, ठीक है. हमें CGST का अलग और SGST का अलग अलग बता रहे हैं. ऐसे मत कर देना कि डबल करके बता दो. अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ. टैक्स लाइबिलिटी बतानी है CGST SGST की ईच में जुलाई 2024 के लिए वीना के लिए. ओके, रीड करते हैं. Messrs Veena and Company जबलपुर में रजिस्टर्ड थे अंडर GST अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम. आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द फर्म ऑफ द मंथ जुलाई 2024 वाज 10 लाख. कितनी है? 10 लाख से आउट ऑफ 2 लाख जो सप्लाई हो रखी है सर्विस की, ठीक है, यानी कि 10 लाख में ही 2 लाख इंक्लूडेड है. इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर द फर्म वाज डूइंग ट्रेडिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स ओनली. टर्नओवर जो है उसका कितना है? 16 लाख है, विच इज अंडर 1.50 लाख. 1.50 लाख क्यों बोल रही हूँ मैं? ताकि कंपोजिशन स्कीम का पता चले. द फर्म इंपोर्टेड द फॉलोइंग सर्विसेज ड्यूरिंग द अगस्त 2024. ओके, अगस्त की बात है, मतलब जुलाई का ढूंढना है. तब ये देखो कि एक तो 100 लाख में यानी कि वो 150 लाख से कम का है. अगर 150 लाख से कम का है तो हम कॉम्पोजिशन ले सकते हैं, राइट. और क्या है? 2 लाख रुपीज जो है हमारी सर्विस है, जो कि 5 लाख से ऑब्वियसली कम भी आ रही है, और 10 लाख रुपए इन टोटल है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या? क्या पूछा हमसे उसने? जुलाई के लिए पूछा. क्या हम निकाल सकते हैं टैक्स लाइबिलिटी 10 लाख की? कितनी निकलेगी? कितनी निकलेगी? 10 लाख की कितने परसेंट होती है कॉम्पोजिशन स्कीम में? 0.5% फॉर सीजीएसटी एंड 0.5% फॉर एसजीएसटी. तो हमें तो एक ही का निकालना, तो कितना आ जाएगा? 5 के, राइट. तो 5 के करेंगे तो कितना आ गया? ऑप्शन ए. फाइन. सिंगल पूछा है, कहीं गलती से 10,000 मत कर देना. नाउ ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. देखो, कंपोजिशन रेट ऑफ ट्रेडर्स अंडर सेक्शन 10(1) रीड अंडर सेक्शन 10(2). क्या बोला उसने कि जो जीएसटी रेट लगता है वो 1% लगता है, 0.5% ऑफ सीजीएसटी एंड 0.5% ऑफ एसजीएसटी ऑन द टर्नओवर दैट टैक्सेबल सप्लाइज टू गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ पर 5 लाख से ऑब्वियसली कम आ रहा है जो हमारा सर्विस है, राइट. सप्लाई सर्विस जो है वो 5 लाख से कम आ रहा है, और 10% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज हायर का होता है. तो हमें क्या बोल रहा है? टर्नओवर 16 लाख है, फिर 150 लाख से ज्यादा है, और 10% ऑफ द 100 लाख कितना होगा? 10 लाख. और हायर हो तो हमारा हायर क्या हो जाएगा? 10 लाख, राइट. पिछला प्रीवियस ईयर का देखते हैं ना, प्रीवियस ईयर का देखना होता है हमें. तो 5 लाख से ज्यादा आ रहा है, 5 और 10 से ज्यादा, वैसे भी 5 लाख से भी कम था वो, ठीक है. तो 10 लाख, इसलिए मैं वाली 10% नहीं करी थी. उसको मतलब हम 5 लाख बोले तो 5 लाख से कम है, 10% को तो क्या करना, दोनों से हायर वाले को लेना होता है. वैसे सर्विस सप्लाइड इन जून जुलाई 2024 कितना है? 2 लाख तो हमारी सर्विस की होगी, जो कि 10 लाख की लिमिट में ही है. the compensation scheme remains valid. अब देखो, आउटपुट सप्लाई में 10 लाख की थी, 10 लाख की 0.5%, 10 लाख का 0.5%, 5,000 है, ठीक है. 1% मत ले लेना, 0.5% है न्यू रेट. इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय वीना एंड कंपनी दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इज, जिसको हम सप्लाई मानेंगे, इम्पोर्ट हो रहा है सर्विस का. देखते हैं इम्पोर्ट कर रही है वो सर्विस, कौन सी सर्विस इम्पोर्ट कर रही है वो. The firm imported the following services. कौन सी? architect services from Mr. Vinod, the partner of the firm, who resides in France for 1 lakh. The said service was paid but not used for the furtherance of business. अगर वो रिलेटिव के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है, रिलेटिव के लिए अगर होता है, रिलेटिव होता है वो, राइट, तो वो सप्लाई नहीं होती या होती. क्या है यहाँ पे विनोद? क्या वो रिलेटिव है? नहीं है, वो पार्टनर है फर्म का, जो कि रिसाइड मतलब रह रहा है कहाँ पे? फ्रांस में. अगर वो फ्रांस में रह रहा है, रिलेटिव नहीं है, और वो जो है किसके लिए कर रहा है? नॉट यूज इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. बिजनेस के उसमें काम भी नहीं कर रहा, नॉट इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. फिर वो क्या हो जाएगा? इसमें सप्लाई मानी जाएगी इसको या एग्जेम्प्ट होगा? टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी, एग्जेम्प्ट होगा. दिस इज टैक्सेबल. दूसरा क्या है? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर लाल
own lawyer in Sweden who has ex-employee of the firm. Ex-employee तो relative होगा नहीं होगा, पहले तो set service होती है वो 3 लाख की, even though it was used in furtherance of business, no consideration was paid. अगर consideration नहीं ली, business के लिए use कर रहे हो और non relative है, it is मतलब not a supply. क्यों? क्योंकि उसने ना ही कंसिडरेशन दी है, ना ही वो रिलेटिव और बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तो उसको हम सप्लाई ही नहीं मानते हैं. Even though it was used in the furtherance of business, no consideration was paid, इसलिए वो no supply आ जाएगा उसका. ठीक है, उसको तो एग्रीगेट टर्नओवर वगैरह दे रहेगा. चलो ठीक है. हमारी के लिए कितने बने हैं? नहीं, 1 लाख रुपए बने हैं हमारे टैक्सेबल वाले, तो 1 लाख आ जाएगा आंसर. ठीक है, देखो आर्किटेक्ट सर्विसेज फ्रॉम पार्टनर विनोद, क्या था? 1 लाख की कंसिडरेशन मिली है, पर्सनल या नॉन बिजनेस यूज के लिए मिली है. तो देखो क्या है हमारा इम्पोर्ट और सर्विस कंसिडरेशन के लिए, वेदर नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे बिजनेस लिया हो या नहीं लिया हो, वो सप्लाई लिया जाएगा. कंसिडरेशन ली है तो क्योंकि 1 लाख है, पे किया है कंसिडरेशन, सप्लाई रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल या नॉन बिजनेस. यहाँ पे क्या था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसने कंसिडरेशन नहीं ली है, वो सप्लाई तभी माना जाता अगर वो रिलेटेड पर्सन होता तो. और फ्रॉम एन एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, अगर उसी की कोई मतलब आगे ब्रांच वगैरह कुछ होती है, एस्टैब्लिशमेंट होती है इंडिया से, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. यहाँ पे लेकिन क्या है, वो एक्स एम्प्लॉई है, कोई रिलेटिव नहीं है. नो रीजन एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, तो इसलिए कंसिडरेशन नील भी है, तो इसलिए हम क्या मानेंगे इसको? नॉट अ सप्लाई, क्योंकि रिलेशनशिप भी नहीं है, कोई रिलेटिव भी नहीं है, तो खाली इम्पोर्ट और सर्विस जो है मानी जाएगी टैक्सेबल सप्लाई 1 लाख की. ठीक है, उसके बाद क्या बोला? वीना एंड कंपनी विल बी एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी हेल्ड ऑन द स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स एज ऑन डैश. कैपिटल गुड्स के लिए और स्टॉक के लिए उसको आईटीसी वो कम क्लेम कर सकती है. कॉम्पोजिशन से उसमें चलेगी रेगुलर में. Even though it was used in the furtherance of business or consideration, aggregate turnover जो तो हाँ देखो क्लोज करके 1.5 लाख का 150 लाख मिल जाएगा मुझे. 150 लाख का तो ऑन 25/9. अगर 25/9 का हुआ है, फ्रॉम विच डेट ऑफ द फर्म वाज लायबल टू पे टैक्स एंड रेगुलर स्कीम, ऑल द अमाउंट्स given above are exclusive of the taxes which are wherever applicable. All the supplier refer to the interest rate. Okay. 25/9 25/9 को हुआ है, बताओ. 25/9 को अगर रजिस्ट्रेशन मतलब वो किया है, इसका डेट ऑफ द फॉर्म वाज लायबल टू पे टैक्स, तो क्या होगा? कितना कब से वो आईटीसी क्लेम कर सकती है बताइए? एक दिन पहले से, तो 25 का 24 हो गया. यस, क्या आ जाएगा? 24 सितंबर. ठीक है, देखो स्विचिंग फ्रॉम कॉम्पोजिशन टू रेगुलर से क्या होता है? वेयर एनी रजिस्ट्रेशन पर्पस जब सीज हो जाता है कि वो टैक्स सेक्शन 10 में यानी कॉम्पोजिशन स्कीम में जब वो नहीं देता है, बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 दैट इज रेगुलर स्कीम में, तो उसको क्या आईटीसी मिलता है? किस पे? इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश और कैपिटल गुड्स पे. कैपिटल गुड्स किसको नहीं मिलते? जो कैपिटल गुड्स किसको नहीं मिलते हैं? जो खुद करता है, वॉलेंट्री करता है रजिस्ट्रेशन. कट ऑफ डेट प्रोविजन क्या होती है कि आईटीसी क्लेम मिलेगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम व्हिच इट बिकम्स लायबल टू पे टैक्स. तो वो कब क्रॉस करा? 25/5 को, तो उससे प्रीसीडिंग डेट कौन सा हो गया? 24/9/2024. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर केस सिनेरियो 2. देखो क्या है. Pawan was engaged in providing various services within the state of Rajasthan since May 2024. क्वेश्चन देखते हैं पहले. इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पवन इज डैश. हमें इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोलनी है, बतानी है क्या होगी. ठीक है, देखते हैं. इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का वो क्या होता है वैसे, कैसे निकलती है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? लेटर ऑफ, जिस दिन वो खुद कर दे या फिर ऑर्डर मिल जाए, उन दोनों के लेटर होता है. ठीक है, मतलब क्या? देखो एग्रीगेट टर्नओवर देख रहे हैं. अप्लाइड विद रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, ही गॉट हिज जीएसटी रजिस्ट्रेशन 10/8 को. ठीक है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या आएगी उसकी? देखो ही गॉट हिज जीएसटी रजिस्ट्रेशन 10/8 को. ओके, इसको 10/8 को मिल रहा है. आफ्टर टेकिंग रजिस्ट्रेशन पवन स्टार्टेड, वो हुआ कब था लाइबल? ही अप्लाइड विद रजिस्ट्रेशन ऑन 2/8. एग्रीगेट टर्नओवर होती 4 साल, 1 महीने में होता है. हाँ देखो, सुनो मेरी बात. इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब होता है? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तब होता है जब आपकी टर्नओवर एक्सीड होगी थ्रेशोल्ड लिमिट से. हो गई जिस दिन हुई उसके अगर 1 महीने तक
आपने अप्लाई कर दिया, अगर आपने 1 महीने से पहले या 1 महीने तक अगर आपने अप्लाई कर दिया फॉर जीएसटी तो जिस दिन आप लाइबल हो वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डिले कर दिया, 30 दिन के बाद आप कर रहे हो, तो जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा हम उस दिन मानेंगे कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल गया, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको मानी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कब लाइबल हो रहा है वो थ्रेशोल्ड लिमिट कब क्रॉस हो रही है, इसकी 4/7 को, उसकी 4/7 यानी कि 4/7 यानी कि क्या 30 डेज, उसके 30 डेज के अंदर ही अप्लाइड द रजिस्ट्रेशन, कब 2/8 को, उसने 2/8 को कर लिया, मतलब 5/8 होता है लेकिन उसने 2/8 को कर लिया, 30 दिन के अंदर अंदर कर लिया। अब 30 दिन के अंदर अंदर कर लिया यानी उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी, 4/7 24, क्योंकि उसने 30 डेज के अंदर अंदर कर लिया, नहीं तो क्या होती 10/8 होती जब उसको मिलता रजिस्ट्रेशन। ठीक है, देखो if a person applies the registration within 30 days, तो डेट क्या होगी जब वो लाइबल होएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन the effective date registration is the date on which he become liable to registration. If an application is submit after 30 days, लेकिन बाद में तो कब होएगा, date of registration is the date of grant of registration, उसको मिलेगा तब। यहाँ मेरे को 4/7 था, 2/8 था, 2/8 को 29 days which is not within 30 days, यानी मतलब which is within 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर तो 4/7 हो जाएगी। ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर दिया था। उसके बाद देखो कंसाइनमेंट वैल्यू द गुड्स अप्लाई टू दिल्ली बाय पवन, दिल्ली में, अच्छा दिल्ली जो उसने पहुंचाए कंसाइनमेंट वैल्यू, उसकी हमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है कंसाइनमेंट की। Pawan started business across India, including the supply of goods also. He dispatched goods planned India based on the orders he got for the good deal. By him, he received an order from the Delhi for which he supplied taxable goods value of 45,000. सबसे पहले तो 45,000 की उसकी वैल्यू थी, एप्लीकेबल रेट जो 12% है। He also supplied certain exempted goods 4,000 की। He made invoices for both taxable as well as exempted, उसने दोनों के लिए बनाए हैं। तो बताओ कैसे होगा, क्या इंक्लूड होता है कंसाइनमेंट वैल्यू में, नॉर्मल बेस वैल्यू कंप्लीट होएगी, यस होगी। क्या एग्जेम्प्टेड गुड्स होंगे, नहीं होंगे मैम, पर उसने तो इनवॉइस बना रखी है, नहीं होंगे। ठीक है, और जीएसटी या टैक्स वगैरह जो इंक्लूड होगा, यस हो जाएगा। कंसाइनमेंट वैल्यू में जीएसटी लगता है, टैक्स वैल्यू लगता है, लेकिन एग्जेम्प्टेड गुड्स नहीं लगते कंसाइनमेंट वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45,000 12% है, 45,000 का 12% लग जाएगा, क्या 4,000 आएगा, एग्जेम्प्टेड गुड है 4,000 आएगा, नहीं आएगा। तो 45,000 का 12% कितना हो गया, 50,400। देखो 50,400, consignment value of the goods shall be value determined under section 15 declared in the invoice and includes क्या, central tax, state duty, integrated tax and cess charge, excluding the exempt supply of goods where invoice is issued in respect of both exempt and taxable supply of goods. कंप्यूटेशन क्या है, देखो 45,000 की, 5,400 की, 4,000 एक्सक्लूड, क्योंकि सिंगल इनवॉइस कवर्स बोथ, सिंगल इनवॉइस के अंदर दोनों चीज थी, इसलिए हमने कंसाइनमेंट वैल्यू में वो नहीं किया। टोटल कंसाइनमेंट वैल्यू कितनी आ गई, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू डेट बाय व्हिच पवन इज सपोज्ड टू फाइल फाइनल रिटर्न, फाइनल रिटर्न कब भरना होता है जी हमें, फाइनल रिटर्न क्या होती है कि जब हमें आगे अगर जीएसटी हम हटा रहे हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन या नहीं देना अब हमें, या कुछ भी हो रहा है, मतलब जिससे हमें फाइनल रिटर्न भरना पड़ रहा है कि उसके बाद हम जीएसटी नहीं करेंगे, तो ये होता है 3 months फ्रॉम लेटर ऑफ, कब, या तुमने खुद कैंसिल कर दिया हो तब, या फिर ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, विच एवर इज लेटर। अब देखते हैं कि कैंसिल की डेट क्या है और ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन क्या है, उसके 3 मंथ बाद तक हम फाइनल रिटर्न भर सकते हैं। देखते हैं, while shutting down his business, he informed his tax consultant to cancel the GST registration. Tax consultant ने surrender कर दिया था registration online GST portal पे 25/10 को, and his application for the cancellation was approved 31/10 को। अब बता दो लेटर कौन सा है इनमें से, 25/10 या 31/10, 31/10, 31/10, 31/10 क्या 24 है ना, इसका 3 महीना, 11/12/1, 31/1/25 तक आपके पास टाइम है फाइनल रिटर्न भरने का।
31 से 25, 31 से 25। 45 के अकॉर्डिंग क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है उसको फर्निश करना पड़ता है फाइनल रिटर्न को फॉर्म जीएसटी 10 में विद इन 3 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ कैंसिलेशन, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। कल जैसे अर्लियर मत कर देना, लेटर है इसमें, ठीक है। डेट ऑफ कैंसिलेशन क्या थी 25/10 और ये थी 31/10, इसमें से 31/10 आ जाएगा, 3 मंथ उसका 31/1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यार इंडिपेंडेंट वन। अच्छा उससे पहले रिवीजन रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड क्या है, गुड्स ऑनली है तो 40 लाख होता है नॉर्मल स्टेट्स में, नहीं तो 20 और 10 होता है स्पेशल स्टेट्स में। सर्विस है मिल्क होती है तो नॉर्मल है 20 लाख और 10 है स्पेशल। ओके नाउ इफेक्टिव डेट रजिस्ट्रेशन क्या, एप्लीकेशन विद इन 30 डेज, डेट ऑफ लायबिलिटी एप्लीकेशन आफ्टर 30 डेज है, डेट ऑफ सर्टिफिकेट ग्रांट। ई वे बिल का बिल मैंडेट क्या होती है 50,000 से ज्यादा कंसाइनमेंट वैल्यू होता है तो इसके अंदर टैक्स इंक्लूड होता है, एग्जेम्प्टेड वैल्यूज निकली होती है अगर बिल्ड टुगेदर, व्हेन बिल्ड टुगेदर, ठीक है। उसके बाद required upon cancellation due to 3 months from the date of cancellation, यहाँ पे date of order होता है। Now question number 7, स्मिता लिमिटेड made an output supply, उसने output supply करी है कि ठीक है गारमेंट्स की एट एन एग्री प्राइस ऑफ 5 लाख, 5 लाख की करी है, ठीक है। द कंपनी चार्ज गो ग्रीन सेस लेविड विद लोकल म्युनिसिपल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐड होता है, हाँ जी होता है। प्रीवियस 2 एमटीपी से बताती हुई आ रही हूँ कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो ऐड होता है टैक्स, ठीक है। 10,000 ऐड हो जाएगा। उसके बाद है एज अ कस्टमर मेड वैल्यू सप्लाई में, ठीक है। एज अ कस्टमर मेड पेमेंट विद इन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी, उसने डिस्काउंट दे दिया 5,000 का सेपरेटली एज अ कस्टमर फ्रेंडली मेजर, इवन दो नो प्रायर एग्रीमेंट, प्रायर एग्रीमेंट नहीं था, प्रायर एग्रीमेंट नहीं था तो हम ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं मिलता माइनस, नहीं करेंगे। हमारा कितना आ जाएगा 5,10,000, ठीक है। देखो इंक्लूजन ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस क्या है, एनी टैक्स ड्यूटी सेस फीस वगैरह जो भी चार्ज करते हैं अदर देन जीएसटी हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं द वैल्यू सप्लाई, इसलिए दोनों सेस जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 10,000 का वो भी हम ऐड कर लेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में क्या होगा, अगर उसने एग्रीमेंट में एंटर किया इनटू द एट बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई तो हम कर देंगे लेस लेक, और यहाँ पे स्पेसिफिकली लिंक्ड है टू द रेलेवेंट और गवर्नमेंट है, अगर कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो सब्सिडी वगैरह मिल रही है तो भी हम लेस कर देते हैं। लेकिन अगर कोई प्रायर एग्रीमेंट नहीं है तो हम उसको डिडक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारा कितना आ गया 5,10,000, ठीक है। और यहाँ पर थोड़े से 10 लाख नहीं है 10,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ट्रूथ इज गोल्ड अ रिलीजियस ट्रस्ट ऑफ एन इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ प्रेमाइस, रेंटिंग ऑफ प्रेमाइस, ठीक है, विद इन प्रेजेंस ऑफ द रिलीजियस प्लेस के अंदर ही वो रेंट कर रहा है, क्या होगा एग्जाम अप टू, एग्जाम कब तो एग्जामेशन मिलती है, एग्जामेशन तब मिलती है अगर वो एक दिन के लिए पर डे 10,000 से कम का, 10,000 भी नहीं 10,000 से कम का अगर रेंट होगा तो ही एग्जाम होता है, अगर 10,000 भी हुआ तब भी क्या बोलते हैं आपकी एग्जामेशन नहीं मिलेगी आपको रेंटिंग की। अगर आपको कोई चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह रेंट पे ले रहे हो आप कोई घर रूम वगैरह एक दिन के लिए, एक दिन का 10,000 यानी कि एग्जामेशन गई, यानी कि क्या एग्जामेशन कम मिलेगी जब 10,000 से कम होगा, 10,000 से क्या कम होएगा, सॉरी ये नहीं 9,999, 10,000 माइनस 1 9,999 तक एग्जाम्प्ट है, उसके बाद 10,000 ही होते ही वो आपका लाइबल हो जाएगा टैक्स के लिए, ठीक है। देखो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सर्विसेज बाय एंटिटी रजिस्टर्ड एज अ रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफ इनकम टैक्स, अगर वो रेंट कर रही है आपकी रिलीजियस प्लेस को तो एग्जाम्प्ट होएगा अगर वो 1,000 रूम रेंटिंग ऑफ रूम्स 50,000 पर डे और मोर, ठीक है। अगर यानी कि 999 रूम का है तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा, और अगर प्रीमाइज है पूरा एक कम्युनिटी हॉल है, कल्याण मंडपम है, ओपन एरियाज वगैरह तो वो 10,000 या उससे ज्यादा रहेगा तो वो एग्जाम नहीं रहेगा, यानी 999 रहेगा तो एग्जाम रहेगा। तो रूम के लिए 1,000 है और उसके लिए 10,000। कंक्लूजन सिंस रेंटिंग ऑफ प्रीमाइज हॉल्स बिकम टैक्सेबल व्हेन द चार्जेस है 10,000 पर डे, तो इसलिए हम एग्जाम करेंगे इसको 999 पर डे में, ठीक है। नाउ यू कैन रीड दिस क्वेश्चन नंबर 110 मार्क का। हमें क्या करना है, make suitable assumptions wherever required from the following given information above,
Compute the output tax liability and input tax credit available to DEF Private Limited for the month of January 2025. Make suitable assumptions wherever required. ठीक है, फर्स्ट में दे रखा है रेट जो सीजीएसटी एसजीएसटी के 9% दे रखे हैं अनलेस अदरवाइज मेंशन बोथ इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाइज टू एक्सक्लूसिव टैक्सेस की wherever applicable all the conditions necessary for availing the ITC have been fulfilled. From the information given above, compute the output tax liability and input tax credit available. DF Limited registered supplier है goods का services in Pune, Maharashtra. Okay, has furnished the following details for the month of January. The turnover of the DF is 3.2 crores in the last financial year. ठीक है, 3.2 है. तो देखो इंट्रा स्टेट, मुझे ना डार्क कलर लेना पड़ेगा. इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई हो रही है टैक्सेबल गुड्स की. इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई हो टैक्सेबल गुड्स 5 लाख. क्या होएगा? टैक्सेबल है. यस इट इज टैक्सेबल. इंट्रा स्टेट देखो, इंट्रा स्टेट टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई 5 लाख की हो रही है. 9% लग गया सीजीएसटी. उसके बाद सेकंड देखो कहाँ है, तो इसमें कंफ्यूजन देखो. DF प्राइवेट लिमिटेड हैड प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ बुकिंग ऑफ फ्लाइट टिकट फॉर एम्प्लॉय के लिए फ्लाइट टिकट करिए आप एच एंटरप्राइज रजिस्टर्ड इन दिल्ली इन द इकोनॉमी क्लास फॉर वेस्ट बंगाल टू पुणे महाराष्ट्र. बताओ, बुकिंग ऑफ फ्लाइट टिकट क्या किया है? प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ बुकिंग ऑफ फ्लाइट टिकट्स फॉर एम्प्लॉय ऑफ एच एंटरप्राइज. किसी कंपनी को हमने उसके एम्प्लॉय के लिए टिकट बुक कराने में हमने सर्विस दी है जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है. यहाँ पे पहले हमको प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ. दिल्ली में रजिस्टर्ड है. हम कहाँ पे? हम महाराष्ट्र के हैं. और हमने कहाँ की करी है? इकोनॉमी क्लास फॉर वेस्ट बंगाल टू पुणे महाराष्ट्र. ठीक है, वेस्ट बंगाल से पुणे के लिए करी है और हम महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हैं और वो दिल्ली के में. बताइए, प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ. क्या मानी जाएगी? उस रजिस्टर्ड पर्सन की प्लेस. रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? दिल्ली वाला है. दिल्ली वाला है तो दिल्ली की मानी जाएगी. दिल्ली की मानी जाएगी तो ये क्या हो गया हमारा? इंटर स्टेट हो गया. महाराष्ट्र दिल्ली हो गया ना. The place of supply of services made to a registered person is the location of such person. इसे दिल्ली माना जाएगा. अच्छा, और ये एग्जेम्प्ट है ना? एग्जेम्प्ट हो जाएगी ये तो. बोलते हैं ना कि एग्जेम्प्ट है ना? बताओ, एग्जेम्प्ट है ना? कि नहीं? अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कराते हो पैसेंजर का फ्रॉम इकोनॉमी क्लास देन इट इज एग्जेम्प्ट. लेकिन यहाँ पे तो खाली सर्विस हो रही है बुकिंग ऑफ फ्लाइट के. बुकिंग के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं ना कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी पैसेंजर. इसलिए एग्जाम नहीं होगा. और ये आपको ध्यान भी नहीं होगा कि ये एग्जाम था पहले. तो मेरे को नहीं लगता याद है. ये क्यों टैक्सेबल है? बिकॉज सर्विस ऑफ बुकिंग ऑफ एयर टिकट इज बीइंग प्रोवाइडेड हियर. ओनली द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन इकोनॉमी क्लास एम्बार्किंग फ्रॉम द प्लेस इज एग्जाम्प्ट. यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? दिल्ली हो जाएगी. तो इंटर स्टेट में आ जाएगा. ओके, देखो इंटर स्टेट में कितने का है? 20,000 की है ना. 20,000 देखो, 20,000 3600. As to section 12, place of supply for the registered recipient is the recipient location, that is Delhi. Being interstate supply, GST IGST लगेगा 18% का. applies on the service fee 20,000. Passenger transport exemption for Bagdogra applies to airline ticket fare, not the ticket booking agent fee. उस पे नहीं लगता. एयरलाइन के टिकट फेयर पे लगता है. टिकट को बुक कराने के लिए जो सर्विस के पैसे दिए हैं उस पे नहीं लगता. ठीक है.
नेक्स्ट थर्ड थर्ड क्या कहता है, डीए प्राइवेट लिमिटेड आर परचेज गुड्स वर्थ 5 लाख के, 5 लाख के गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, इनवर्ट सप्लाई करिए फ्रॉम आर लिमिटेड रजिस्टर्ड इन गुजरात, गुजरात से हमने मंगवाया है, ठीक है, ऑन 15/3/2024 नाउ आर इशू डेबिट नोट ऑन 15/1, ओके, उसने अब डेबिट नोट इशू किया, किसने, आर ने, आर कब इशू करता है डेबिट नोट, यानी हमारे से पैसे जाने वाले हैं, फॉर द पोस्ट डिलीवरी सर्विस टू डीएफ लिमिटेड एज द टर्म्स ऑफ सेल्स, ओके 25,000 का, आप बताओ क्या करे 25,000 का, क्या हुआ ये एकदम से, मुझे समझ में नहीं आया, इशू ऑफ डेबिट नोट हो गया फॉर द पोस्ट डिलीवरी सर्विस, यानी हमारे पास अगर पैसे जाने वाले हैं दैट मीन्स हमें उसका आईटीसी भी मिलना चाहिए, राइट, अगर हमें डेबिट नोट मिला, हमें डेबिट नोट मिला विच मीन्स हमारे पास से पैसे जाएंगे, क्योंकि आर ने इशू किया हमारे लिए इशू किया, यानी हमारे पास से पैसे जाएंगे, हमारे पास से पैसे जाएंगे, यानी कि मान लो मेरे को 2,000 और देना है, तो मेरे 2,000 पे हमने टैक्स भी दिया, जीएसटी भी दी, तो जीएसटी का मुझे आईटीसी नहीं मिलना चाहिए क्या, वाई नॉट, इसलिए उसका आईटीसी, ठीक है, अब देखो कितना है, 20,000, 25,000, 25,000 है ना, ठीक है, तो इसका हमें क्या बोलते जीएसटी मिलेगा, अब किस पे मिलेगा, देखो वो कहाँ का है, कहाँ से खरीदे हमने, गुजरात से, हम कहाँ के हैं, मुंबई के हैं, महाराष्ट्र के, कहाँ के हैं हम, पुणे के हैं, ओके, हाँ तो महाराष्ट्र, तो हमारा क्या हो गया, आईजीएसटी हो गया, तो 25,000 का 18% कर देंगे। अच्छा, और एक और बात, डेबिट नोट जो है हम कभी कभी इशू कर सकते हैं, मतलब कभी कभी हम डेबिट नोट जो है, हमारा डेबिट नोट का जो हमारा आईटीसी है वो हम कभी भी क्लेम कर सकते हैं, बताओ, नहीं, इट कैन बी क्लेम या अवेल्ड एनी टाइम टिल 30th November of the succeeding financial year or the date of filing of the relevant annual return whichever is earlier, ठीक है, 30 नवंबर तक का ही टाइम होता है हमारे पास, ये कब के देखना डेबिट नोट हमारा डेबिट नोट कब तक का है, ये 25,000 वाला कहाँ गया यार, ये रहा 15/1/25, ये 30 नवंबर से पहले हम देख रहे शूट, और हम कब कर रहे हैं 15/1/25 के बाद, जनवरी में, जनवरी के लिए कर रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्लेम कर सकते हैं, यस वी कैन, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी हमारी, पूरे इन गिवन केस सेम, फिर हमारी क्या हो गई, सेम इंटरस्टेट हो गई, चलिए, तो 30 नवंबर या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, थर्ड हो गया, फोर्थ देखो, तो इसका आईटीसी दिखा दो, हाँ, debit note issued by R Limited as a Section 16 ITC on the debit note issued can be availed up to 30th November 2025, हम 30th November 2025 तक ले सकते हैं, interstate purchase attracts IGST 18%, 25,000, 4,500 आ गया, then fourth one, DA Private Limited has sold one of its unit in Pune as going concern with all the goods and unexecuted orders to H Limited registered in New Delhi 10 लाख के लिए, हमने क्या कर दिया, अपना एक यूनिट बेच दिया 10 लाख के लिए, बताओ अब क्या करें, 10 लाख की हमने यूनिट ही बेच दी, गोइंग कंसर्न, स्टार मार्क करो इसको जरा, थोड़ा डिफरेंट लगे किसी को, क्या होगा इसका, कैसे हम उसको करेंगे, मतलब कैसे दिखाएंगे, डिस्क्लोज करेंगे इसको, क्या आएगा, इसका एग्जामिशन है कि टैक्सेबल है, selling of Pune unit as going concern to H Limited services by way of transfer of a going concern is exempt, this is an exempt transaction, sale of Pune unit as going concern to H Limited exempted, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एज अ होल और इंडिपेंडेंट पार्ट, उसको वहां हम एग्जेम्प्ट मानते हैं, नील आ जाएगा टैक्स आपका। फिफ्थ, डीएफ लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड सर्विस टू वाई लिमिटेड टू मिस्टर वाई, सॉरी डीएफ ने क्या किया, सर्विस दी है मिस्टर वाई को, रजिस्टर्ड इन पंजाब टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस एग्जीबिशन इन दुबई, दुबई में एग्जीबिशन है, वाई जो है वो रजिस्टर्ड है पंजाब में और हम हैं मुंबई में, बताओ जरा, इनवर्ड सप्लाई हुई है पहले तो, कितने का है, 5 लाख का,
क्या करें? इनवर्ड नहीं हुई, आउटवर्ड हुई है ना। प्रोवाइड सर्विस टू मिस्टर वाई, मिस्टर वाई को दिया हमने, तो फिर बताओ क्या होएगा इसका, अगर हमने दी है तो। सर्विसेज बाय एन organizer to any person in respect of business exhibition held outside India is taxable? No, is exempt. अगर हम बिजनेस एग्जीबिशन के लिए दे रहे हैं ना, वो भी इंडिया से बाहर, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। पर वो ये है कि सप्लायर जो वो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजर, उसका मतलब उसका पर्टिकुलर काम होना चाहिए, जो भी है। यहाँ पे क्या, प्रोवाइड सर्विस मिस्टर वाई रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनाइज बिजनेस एग्जीबिशन इन दुबई, 5 लाख का, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसको भी मार्क कर। मार्क दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, ओके। Exempted by entry the 53A of notification क्या service by an organizer to any person in respect to the business exhibition held outside India, it is exempt. Now, interstate outward supply of service, इंटरस्टेट खुद ही दे रखा है, आउटवर्ड सप्लाई हो रही है सर्विस की 10 लाख की, डायरेक्टली लिख देंगे इसका, तो इंटरस्टेट 18 लाख, 1,80,000, 10 लाख का, ठीक है। चलो, उसके बाद अमाउंट टुवर्ड्स रिसिप्ट ऑफ इंट्रास्टेट सर्विस 6 लाख का, रिसिप्ट मिली हमें, रिसिप्ट ऑफ इंट्रास्टेट सर्विस 6 लाख। बताओ क्या करेंगे इसका, 6 लाख का हमें रिसिप्ट मिली है, ढंग से पढ़ लिया करो थोड़ा। अमाउंट टुवर्ड्स रिसिप्ट ऑफ, टुवर्ड्स रिसिप्ट ऑफ, हमने 6 लाख रुपए टुवर्ड्स रिसिप्ट दिए हैं, हमने दिए हैं रिसिप्ट ऑफ इंट्रास्टेट, यानी हम इस पे आईटीसी क्लेम करना है, ना कि हम ना रही है आउटवर्ड सप्लाई, दिस इज इनवर्ड सप्लाई। 6 लाख की नॉर्मली गिवन है, तो हम इसको टैक्सेबल करेंगे, ये मानते हुए कि दिस इज फॉर द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो 6 लाख का है, तो इसको हम, और इंट्रा, ये इंटर, तो इंट्रा कुछ नहीं दे रहा। Receipt of intrastate services, ITC on services used in the business allowed 9%, 9% का 6 लाख का, ठीक है। नाउ, purchase of confectionery item which are to be ITC at the beginning, नहीं सॉरी, which are to be used to supply free of cost to customers, अगर कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे होते तो उसका हमें आईटीसी मिलता है कि नहीं मिलता। आईटीसी ऑन फूड एंड बेवरेजेस स्पेसिफिकली डिसअलाउड, अब जब तक वो हमारा खुद का कैटेगरी नहीं आता, हमारी खुद की नहीं होती वो आउटपुट सप्लाई उससे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। 10 लाख का है ना, कितने, हाँ 1 लाख का है, 1 लाख का डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है, आईटीसी नहीं मिलेगा इसमें। अब ओपनिंग बैलेंस दे रखे आईटीसी के 25, 25 और 30, 25, 25, 30 ऐड कर लो जरा इनको, कितना आएगा देखो। आईटीसी आ गया, अब हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। अरे सेट ऑफ आ गया इनका, क्या बोला है उसने हमें, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट कंप्यूट द आउटपुट एक्स लाइब्रेरी एंड, ओ माय गॉड, अब तो सीरियसली स्टार लगाना पड़ेगा। उसने खाली हमें क्या बोला, आउटपुट एक्स लाइब्रेरी निकालो और आईटीसी निकालो, उसने बोला हमें सेट ऑफ करने के लिए नेट जीएसटी पेबल कितना होगा, तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, माइनस करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या पूछा उसने खाली कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकालो और क्या निकालो, आईटीसी अवेलेबल निकालो। उसने कहीं पे बोला हमें जीएसटी निकालने कुछ करना, क्या करना नहीं बोला, तो हमें नहीं निकालना, एक्स्ट्रा करोगे तो भी कटोगे, मार्क्स कटेंगे मतलब, ठीक है। क्या करना है, यानी कि हमें सिर्फ आईटीसी निकालना था और जीएसटी कंपोनेंट निकालना था हमारा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का, तो वो हमने निकाल दिया, दैट्स इट, वी हैव टू डू नथिंग एल्स।
ठीक है, इतना कर लो। क्वेश्चन नंबर इसको स्टार मार्क कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 1B। इसलिए ढंग से क्वेश्चन को पहले नीचे आगे पढ़ोगे, पूछा क्या है हमसे। कंप्यूटर जीएसटी पेबल, अब हमें जीएसटी पेबल बताना है बाय द एएफसी इंफ्रा फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी के लिए बताना है कि उसको कितना जीएसटी पेएबल है। ओके। ABC Infra is a partnership firm registered under GST. It furnishes the following details about the services provided during the month of February. Particulars दे रखे amount exclusive of GST, consideration received from the neighboring house cooperative society ABC Infrastructure से जिसने इंस्टॉल किया एफ्लुएंट प्लांट को for the treatment of waste water, even though no legal requirement to do so. कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट फिर भी उसने क्या किया है, इंस्टॉल किया, तो हम उसको क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको सर्विस दे रहे हैं, तो हमें उसकी कंसिडरेशन मिली है, कंसिडरेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एफ्लुएंट प्लांट ऑफ द वेस्ट वाटर, चाहे वो लीगल ली रिक्वायर्ड नहीं था। 5,50,000 का क्या होगा, क्या आएगा, $5,50,000 हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। यस, इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, 5,50,000। Agreeing the obligation to do an act is a supply of service scheduled to, यानी कि अगर हमने क्या किया, हमने मान लिया भाई कि हम जो है इंस्टॉल करा लेंगे एफ्लुएंट प्लांट अपने में, तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम, कौन कह रहे हैं, ये जो थे हमारे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, एज एबीसी इंफ्रा एग्रीज टू इंस्टॉल। ओके, कंसिडरेशन हमें मिली है, हमें क्यों पैसे मिले, हमें इस बात के पैसे मिले, उन्होंने बोला था प्लीज प्लीज आप ना वो इंस्टॉल कर लो, एक एफ्लुएंट प्लांट इंस्टॉल करो, अगर वो कर लोगे ना तो ना हम आपको ना इतने कंसिडरेशन देंगे, इतने पैसे देंगे। अब उसमें होगा उनको कोई फायदा है कुछ भी, अगर उनको दिक्कत हो रही होगी किसी चीज से, तो उन्होंने एफ्लुएंट प्लांट इंस्टॉल करवाया होगा, उन्होंने इंस्टॉल करा दिया, तो उसके आपको पैसे मिले कितने, 5,00,000 रुपए, 5,50,000 रुपए। तो इसलिए जो, हाँ ये टैक्सेबल है, क्यों, क्योंकि अगर हमने कोई ऑब्लिगेशन, चाहे वो लीगली थी या नहीं थी, लेकिन अगर हमने कुछ एग्री किया है करने से, एक्ट ऑफ एग्रीइंग की है, ठीक है, तो उसका भी हमारा टैक्सेबल होता है। और अगर मना कर देते हम, वो नहीं, अगर वो कहते हैं कि हम जैसे हम कुछ कर रहे हैं, सपोज आई एम ओपनिंग समथिंग, जैसे कोई भी शॉप मैंने करी, कॉन्फेक्शनरी की शॉप मैंने खोली, पर वो मना करे कि भाई अगर तुम कॉन्फेक्शनरी की शॉप यहाँ पे नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हें सामने से 10 लाख रुपए दूंगा, और वो 10 लाख रुपए मैं ले रही हूँ और वो कॉन्फेक्शनरी की शॉप नहीं खरीद नहीं ले रही, नहीं बना रही, तो नहीं कर रही कुछ उधर बिजनेस, तो क्या होगा, तो वो ऑब्लिगेशन मतलब हो जाएगी हमारी कि कुछ चीज हमने रजिस्ट करी, प्रिवेंट करी, हमने नहीं करी, एक्ट ऑफ नॉट डूइंग, जो भी उसने बोला था करने के लिए, जो वो मना कर रहा था करने के लिए, वो हमने नहीं किया, तो उसमें जो हमें कंसिडरेशन मिलेगा वो भी टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो यानी कि ये टैक्सेबल हो जाएगा हमारा फर्स्ट। उसके बाद कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासेस फॉर द क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज इज द फर्म्स एनुअल इवेंट। टोटल 500 पासेस थे जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, 240 to 500। क्या किया हमने, 500 पासेस बेचे क्रिकेट मैच के, किसके लिए, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासेस फॉर क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइजेस फर्म्स एनुअल इवेंट, फर्म के एनुअल इवेंट के लिए करें किसी, क्या ये रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट था, नहीं था। और क्या, और क्या, जो हमारी कंसिडरेशन थी वो पर पर्सन कितनी थी, अच्छा पर पर्सन निकालना जरा, कितनी बनी, 240 to 500 डिवाइड बाय 500 करना जरा, कितनी बन रही है, 485। एंड द प्रोविजन से अगर 500 से कम होता है तो हमें टैक्सेबल की कोई जरूरत नहीं है, अगर 500 पर पर्सन से कम होता है, ये 485 है, विच इज लेस देन 500, तो दिस transaction is exempt because the consideration for service by way of right to admission to an unrecognized sport event is not more than 500 per person, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी हमारी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अगर रिकॉग्नाइज होती तो हमें मतलब नहीं होता, लेकिन अनरिकॉग्नाइज है, 500 से कम है पर पर्सन, तो हम उसको क्या कर देंगे, एग्जाम्प्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, एग्जाम्प्ट। ठीक है, देखो कंसिडरेशन पर पास कितनी, 242 अपॉन 500, 485 पर पर्सन, तो इसलिए एग्जाम्प्ट होगी क्योंकि कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 500 पर पर्सन। नाउ
Market is also as important. Question number, okay, part 3 of the question number 1b. Service given of booking air tickets in economy class for flight between Mumbai to Manipur. यहाँ पे क्या हो रहा है? Booking air ticket in economy class. अब बता दो यहाँ पे क्या था ऊपर वाले से कंपेयर करके. हम बुकिंग कर रहे हैं यहाँ पे भी, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये एग्जाम्प्ट होगा? नहीं. दिस इज टैक्सेबल सिंस द सर्विस ऑफ बुकिंग ऑफ एयर टिकट इज बीइंग प्रोवाइडेड हियर. Only the service of transportation of passenger in economy class is exempt. Okay, तो ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा. The service fee charged by ticket booking agent is taxable क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट एग्जेम्पशन फॉर मणिपुर अप्लाइज ओनली फॉर द एयरलाइन फेयर नॉट द एजेंट सर्विस. तो एक भी जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा आपका. नाउ service given for construction of building to state government in relation to the function entrusted to municipality under 243 में कर रहे हैं. constitution construction material used of 279 375 including the given figure 820. समझ में आया? वैसे कुछ क्या हुआ है? कंस्ट्रक्शन किया हमने बिल्डिंग की स्टेट गवर्नमेंट के लिए. ठीक है, हमने क्या किया है? गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए हमने बिल्डिंग बनाई है आर्टिकल 243 में, और मटेरियल यूज हुआ है उसमें 279 375 का. ठीक है, और बोल रहा है कि टोटली वैसे हमारे लगे 820,000. मतलब लगे नहीं, मतलब हमें मिले हैं इसके. तो बताओ, इज इट टैक्सेबल? कैसे पता चलता है एग्जाम्प्ट है या नहीं है? अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो है 25% तक है ऑफ द वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अगर क्या गुड्स जो है सप्लाई ऑफ गुड्स और 25% तक है तो एग्जेम्प्ट होता है. अगर 25% से ज्यादा है वैल्यू उनकी, देन दे आर ऑल्सो टैक्सेबल. देखते हैं 25% से ज्यादा है कि नहीं है. बताओ मेरे को कैलकुलेट करके बताओ 25% से ज्यादा है या नहीं. ऑब्वियसली दे आर. 2,05,000 आ रहा है इसका 25%, और ये कितना है? 279 375, विच इज मोर देन 25%, हेंस इट इज टैक्सेबल. तो इसलिए क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे, टैक्स लगा देंगे. वैल्यू मटेरियल 279 अपॉन 20 37 0.4 आ रहा है, देखो 34.07. तो इसलिए कंपोजिट सप्लाई जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, एग्जाम्प्ट होती है ओनली इफ द वैल्यू जो है वो 25% या उससे कम होता है, तभी एग्जाम्प्ट होता है. यहाँ पे 25% से ज्यादा है इसलिए फुली टैक्सेबल हो जाए. ठीक है, मार्केट एज इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 1A और 1B दोनों इंपॉर्टेंट होंगे, एलडीआर के लिए रख लो. ओके, नाउ मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर्स ब्लॉक्ड सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 13 या उससे कम है. फूड बेवरेज वगैरह लेके अगर खुद कर रहे हो तो फिर तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो ब्लॉक्ड है. आईडीसी कन्फेक्शनरी एंड फ्री आइटम स्ट्रिक्टली ब्लॉक्ड है. वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में क्या बोलोगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ब्लॉक्ड व्हेन अप्लाइज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और गुड्स अगर ये सब हो गए हैं तो ब्लॉक है. नाउ 2B 1 है, 2A ऊपर था जो. एक सेकंड, here's the question number 2A. देखो, मैसेज टी इज अ रजिस्टर्ड डीलर ऑफ आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश है, याद कर लो. ठीक है, ट्रेडिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी एंड इट्स रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज. देयर एग्रीगेट टर्नओवर जो है क्या है? 1.32 है. ओके, 150 से कम है. इट वाज फर्स्ट ईयर, so they had not started the providing services. The service नहीं दी उन्होंने related to machinery. 24-25 में they are planning to provide repair and maintenance service 6.25 की, for which they have to purchase some raw material. जिसके लिए उनको मटेरियल खरीदना पड़ेगा 5 लाख from other state. Till the date they are purchasing within state only. अभी तक वो state में ही खरीद रहे हैं, यानी इंट्रा ही ले रही हैं. From the information हमें क्या बताना है? Examine whether Messrs can opt for composition scheme. Then 1 2 8 2 देखना है हमें, सब में बताना है composition scheme. कौन होता है एलिजिबल? अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है रजिस्टर्ड पर्सन का?
1.50 करोड़ से कम होता है, तो यही होता है 1.50 करोड़ से अगर कम होता है तो अदर देन इन स्पेसिफाइड स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए कितना होता है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए कितना होता है? 75 लाख, राइट? है ना? क्या आंध्र प्रदेश स्पेशल कैटेगरी में आता है? बताओ, स्पेशल कैटेगरी में आता है आंध्र प्रदेश? अच्छा, कौन कौन से होते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट, मुझे ये बता दो जीएसटी के अकॉर्डिंग। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, और एक और होता है एपी। आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है, आंध्र प्रदेश करके लगता है दैट इट इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, लेकिन नहीं यार, अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश नहीं है स्पेशल कैटेगरी में। उसका 1.5 करोड़ वाला माना जाएगा थ्रेशोल्ड, ठीक है? उसका 1.5 करोड़ वाला माना जाएगा। यहाँ पे 1.5 करोड़ है, 1.32 है ना, 1.32 यानी 1.5 करोड़ से कम है, तो यहाँ पे एलिजिबल है फॉर कंपोजिशन ऑफ द गुड्स अंडर कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, 10(1) और 10(2) में। अब 10(2)A के अकॉर्डिंग क्या होता है? 10(2)A में कौन एलिजिबल होता है? जो 10(1) और 2 में नहीं होते, राइट? अच्छा, 10(2)A में कौन नहीं होते हैं, मतलब कौन होता है? सेक्शन 10(2)A क्या होता है? जो सर्विस सप्लाई करते हैं ना, जो सर्विस सप्लाई करते हैं वो कॉम्पोजिट स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं 10(2)A में। लेकिन उनको जो टैक्स है वो कितना परसेंट देना पड़ता है? 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी। और उनका एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड कितना? 1.5 करोड़ नहीं, 50 लाख। सर्विस है ना खाली, 50 लाख। अब मुझे बताओ 10(2)A के अकॉर्डिंग क्या ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि उसका 1.5 करोड़ है, 1.32 करोड़ है, 1.32 करोड़ है, विच इज ऑब्वियसली मोर देन 50 लाख। तो वो यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम? नहीं ऑप्ट कर सकती। समझ में आ रही है मेरी बात? और जो a person who opts to pay tax under composite scheme under section 10(1) and 10(2) of the CGST Act, वो सप्लाई और सर्विस के लिए भी परमिटेड है, लेकिन क्या वो कंडीशन दे रखे कि यहाँ तो उसका 10% ऑफ द टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का या फिर 5 लाख, उन दोनों से ज्यादा विच एवर इज हाइयर तक ही आप सर्विस जो है दे सकते हो, सप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कितना है? टर्नओवर का 1.32 है, उसका 10% करो, कितना आ गया? 13,20,000 या 5 लाख, विच एवर इज हायर, यानी 13,20,000। उससे ज्यादा आप सर्विस नहीं कर सकते, ठीक है? और इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है क्या? इनवर्ड है, इनवर्ड, इनवर्ड के लिए कुछ नहीं है, आउटवर्ड के लिए है, ठीक है? इनवर्ड के लिए नहीं है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए दे रखा था कि जो रॉ मटेरियल है हम उधर से ही लेते हैं या विद इन द स्टेट ही लेते हैं या आउट ऑफ द स्टेट लेते हैं, नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब अगर क्रक्स पे आए, अगर समझाओ थोड़ा थोड़ा, तो देखो टर्नओवर लिमिट हम बात कर रहे हैं 10(1) और 10(2) की। पहले रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होता, यहाँ 75 लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वो एलिजिबल होते हैं कंपोजिट स्कीम के लिए। पी का एग्रीगेट टर्नओवर 1.32 है, 1.50 से कम है ऑब्वियसली, तो वो एलिजिबल हो जाएगा। As per the second proviso क्या होता है? Is a person opting for the composition scheme under section 10(1) is permitted to supply service कितना था? यहाँ तो 10% of the turnover और 5 लाख whichever is higher। तो क्या कह रहे हैं हम? तो 13,20,000 5 lakh whichever is higher 1320। यानी Mr. D plans to provide repair and maintenance service of 6.25 lakh which is well within the permissible marginal service, इसलिए वो कर सकता है। अब इंडस्ट्रियल इनवर्ड सप्लाई रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन composite supply from making interstate outward supplies of goods and services and no restriction for receiving interstate inward supplies, ठीक है? इसलिए purchasing of raw material of 5 lakh from the another state does not disentitle measures T for opting composite supply composition scheme, इसलिए वो ऑप्ट कर सकते हैं 10(1) and 10(2) सिंपल। अब बात करते हैं 10(2)A की। उसमें क्या होता है? स्पेशल कंपोजिशन स्कीम फॉर एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर्स या फिर मिक्स सप्लायर्स हुज एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 50 लाख से कम की होती है। ये मिक्स सप्लाई करते हैं, यहाँ सर्विस की सप्लाई करते हैं, जो वो है उसको 1.32 है, इससे 50 लाख से ज्यादा है, तो इसलिए वो वहाँ पे अवेल नहीं कर सकता। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2B,
गरिमा having its permanent residence in Bhavnagar, Gujarat, purchased, उसने क्या खरीदा? Car from Kiara Motors of Jaipur, Rajasthan. To take the advantage of the lower registration charges road tax, Garima took the delivery of the car from Jaipur and returned with the car to her residence in Bhavnagar, Gujarat. The address of the Garima recorded in the invoice कितना? Invoice पे क्या issue है उसको देखना. Only the name of the state, that is Gujarat. Garima is an unregistered person. Unregistered है, whereas Kiara Motors is a registered person under GST. Supply बताना, हमें क्या बताना है? Place of supply बताना है for the supply made by Kiara Motors to Garima. It is a 2 marker question only. 2 marker है. अगर सप्लाई हम अनरजिस्टर्ड को करते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस. उसने क्या लिख रहा है? गुजरात लिख रहा है. गुजरात हो जाएगा. सिंपल सी बात है, गुजरात, क्योंकि उसने अपने इनवॉइस पे वो लिखवाया है. देखो, where supply of good is made to an unregistered person, place of supply shall be the location as per the address of the recipient. Recording the invoice issued in respect of the said supply. तो issued invoice में जो लिखा होगा वो हो जाएगा. Recording the name of the state of unregistered person in the invoice is deemed to be recording the address. वही मान लिया जाएगा. State लिखा है नहीं, address of the state से मतलब है. वैसे भी कौन सा गली नंबर ये, बिल्डिंग नंबर ये, फ्लोर नंबर ये, ऐसे थोड़ी ना होता है. Application to facts क्या? Supplier Kiara Motors Jaipur Rajasthan registered. रिसिपिएंट गरिमा भावनगर गुजरात अनरजिस्टर्ड. एड्रेस जो है आपका स्टेट ने मेंशन कर रखा है. डिलीवरी जो है वो ली गई है जयपुर से. इस गवर्नर स्टेचुटरी रूल अनरजिस्टर्ड के लिए, तो इसलिए क्या होगा? भावनगर गुजरात मान लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2B का सेकंड पार्ट देखो. अ कार एडवर्टाइजमेंट एजेंसी रजिस्टर्ड पर्सन इन नागपुर. 3 मार्क्स के लिए. ठीक है, नागपुर का है, रजिस्टर्ड पर्सन है. नागपुर का है, महाराष्ट्र में. वांट्स टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स क्लाइंट्स एट द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेस. अपने क्लाइंट को क्या करना चाहता है? प्रोडक्ट दिखाना चाहता है एक बहुत अच्छी जगह पे इन डिफरेंट स्टेट्स. इट टुक्स राइट टू यूज द स्पेस ऑफ होर्डिंग्स माउंटेड ऑन फिक्स्ड सरफेस अटैच्ड टू ऑन. वो होर्डिंग्स होती है ना, आपको बताइए, उधर situated in Udaipur, Rajasthan and Gwalior, Madhya Pradesh for GN Enterprise registered in the state of Chhattisgarh. A car advertisement agency has an exclusive right to use the space and also manage the advertisement on the hoardings. What will the place of supply of the service provided by GN Enterprise to a car advertisement? पहले आपको बताना GN का कार से क्या होगा. GN कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है. कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है. और आकार कहाँ के हैं? महाराष्ट्र. महाराष्ट्र वाला दे रहा छत्तीसगढ़ को. और कहाँ दे रहे हैं? राजस्थान में और एमपी में. अब बता दो कौन सा आएगा. और दोनों ही रजिस्टर्ड है. रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड बताओ. दोनों ही रजिस्टर्ड है, फिर तो महाराष्ट्र होना चाहिए. रिसिपिएंट जहाँ का होता है. नहीं, यहाँ पर एक ना पॉइंट लिखा है क्वेश्चन में, उससे थोड़ा हिंट लेने की कोशिश करके क्यों लिखा होगा, क्या लिखा होगा. आप लोगों के स्टूडेंट हो वैसे. क्या लिखा है? माउंटेड ऑन अ फिक्स्ड सर्विस अटैच्ड टू द अर्थ. क्यों लिखा है ये? Hoardings or structure erected on the land should be considered as immovable structure or fixation. Obviously, immovable मानेंगे हम उसको, as it has been embedded in the earth. ठीक है, तो अब फिक्स्ड है अगर वो, अब कंपेयर करो इट विद मशीनरी जहां पे लगी होती है, वहां पे मानते हैं ना प्लांट एंड मशीनरी जहां पे इंस्टॉल्ड होती है. वैसे यहाँ पे ये भी तो मानो कि इंस्टॉल्ड है. तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा? राजस्थान वाले का राजस्थान और प्लेस ऑफ सप्लाई, और एमपी वाले का एमपी. Place of supply of service provided by way of supply of sale of space on hoarding or structure for advertising or the grant of rights to use the hoarding structure for advertising is the location where such hoarding or structure is located, because it's an immovable property. And
right to use an immovable property is a location at which immovable property is located. इसलिए देखो, hoarding structure erected on the land mounted on the fixed surface attached to the earth are considered immovable structure or fixtures. Place of supply is a service provided by way of grant of right to use immovable property, including hoarding structure attached to the earth is a location at which the immovable property is located. जहाँ पे located होगी उसको तो मानेंगे place of supply. Location. सर्विसेज सप्लाई कौन है? जीएन एंटरप्राइज छत्तीसगढ़ के हैं. सर्विस कौन दे रहा है? महाराष्ट्र वाले दे रहा है. होर्डिंग 1 कहाँ है? राजस्थान में. होर्डिंग 2 कहाँ है? मध्य प्रदेश में है. तो हम होर्डिंग उदयपुर राजस्थान के लिए हम उदयपुर राजस्थान माने और ग्वालियर वाले के लिए ग्वालियर मध्य प्रदेश मानेंगे. ऐसा क्वेश्चन था. नाइस. देखो, goods to unregistered person, location of the recipient as a address on the invoice. Immovable property है तो location of the immovable property. structure, event organization है तो रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है रिसीपिएंट लोकेशन. अगर अनरजिस्टर्ड को दे रहा है इवेंट जहाँ पे हुआ है वहाँ पे. पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है तो रजिस्टर्ड पर्सन रिसीपिएंट लोकेशन. अनरजिस्टर्ड है तो embarkation location. Question number 3. A. Mohan, a registered person in Salem, Tamil Nadu. ठीक है, makes intra-state supply of the taxable amount 13,57,000 inclusive of the GST. GST इसके अंदर है. तो public sector undertaking PSU को दे रहा है. Consideration for the same is received 5 equal installment में मिला है हमें. Okay, tax rate जो है वो 99 और 18 है. What will your review with respect to applicability of the TDS provision section 51 के according regarding the above transaction? What is the period by which TDS is required to be deposited to the government account? Okay, TDS कितना कटता है? इंट्रास्टेट सप्लाई है ऑफ द गुड्स बाय अ सप्लायर. पीएसयू को दे रहे हैं. टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितना है? वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 13,57,000. 13,57,000 में 18% है, मतलब 99% भी मारोगे तो 13,57,000. ये 118 है. 100 क्या होगा इसका? 11,50,000. राइट. तो अब बताओ हमारा कि कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 11,50,000 का. 11,50,000 का. ठीक है, एक प्रोविजन याद करो. इन केस ऑफ intrastate supply of goods by supplier to a PSU, TDS 1% is deducted by PSU only when total value of supply under contract exceeds 2.5 lakh, exclusive of tax and cess from the payment made or credited to the supplier. ठीक है, 2.5 लाख से ज्यादा होता है तो ही टीडीएस कटता है. यहाँ पे कितना 11,50,000 टीडीएस कटेगा. यस. 1% ऑफ द पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट. अब ईच इंस्टॉलमेंट निकालो. 11,50,000 डिवाइड बाय 3 करो. कितना आएगा? 2,30,000. 2,30,000 का 1% इज 2,300 ईच अंडर द सीजीएसटी एसजीएसटी कटेगा. even though the individual payment is less than 250,000. 230 बन रहा है ना इंडिविजुअली. 250,000 से कम है, लेकिन अगर एग्रीगेटली देखें तो वो 250,000 से ज्यादा तो एग्रीगेटली देखना होता है. और टीडीएस कब कटेगा? कब तक दे रहे हैं? अमाउंट ऑफ टीडीएस टू बी डिडक्टेड पेड बाय द गवर्नमेंट बाय डिडक्टर विद इन 10 days आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ. पहले भी बोला था मैंने. अगले महीने के 10 तारीख तक आपको देना होता है. कलेक्ट भी तभी करो और तभी आपको पे करना होता है. ठीक है, तो देखो स्पेसिफाइड डिडक्टर कौन है? पीएसयू और स्पेसिफाइड डिडक्टर्स मैंडेटरी टू डिडक्ट टीडीएस. उनको डिडक्ट करना पड़ता है टीडीएस. देखो थ्रेशोल्ड लिमिट क्राइटेरिया क्या? 51 मैंडेट टीडीएस रिडक्शन वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर कॉन्ट्रैक्ट जो है 2.5 लाख से ज्यादा का होता है. एक्सप्लेनेशन क्या? देखो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल टेकन एज अमाउंट एक्सक्लूडिंग ये सब. टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 1357 था, इसको एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारा 1150 आ गया. 1150 2.5 लाख से ज्यादा था, टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा. लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या होगा? तमिलनाडु. रिसिपिएंट कहाँ है? तमिलनाडु का. पीओएस क्या आ जाएगा? तमिलनाडु. और इंट्रा स्टेट हो रही है. लोकेशन मैचेस टीडीएस डिडक्शन इज रिक्वायर्ड. तो देखो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स बोला है मैंने बार बार, इसलिए बार बार इंट्रा स्टेट बोल रही हूँ. ठीक है, तो 230,000 250,000 से कम है, लेकिन फिर भी हमारा टीडीएस लगेगा 1% और 230 1% और 230 2300 2300 यानी टोटल 4600. तब हमारा टाइम होगा अमाउंट डिडक्टेड एज टीडीएस शैल बी पेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट विद इन 10 days ऑफ द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच डिडक्शन इज मेड. दैट इज बाय द 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ. तब तक हमें देना होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3B. डिडक्टर्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, पीएसयूज. ठीक है, और
थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है आपकी, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और 250,000 से ज्यादा होनी चाहिए। टीडीएस रेट आपका इंटरेस्ट रेट 1% इंटरेस्ट रेट 2%। नो टीडीएस एक्सेप्शन क्या होती है, व्हेन लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड पीओएस आर इन स्टेट ए बट रिसिपिएंट लोकेशन इज इन स्टेट बी। तो टीडीएस टू अवॉइड रॉन्ग सेल्स क्रेडिट फ्लो, क्या बोला, नो टीडीएस एक्सेप्शन, कहाँ पे टीडीएस एक्सेप्शन नहीं आएगी, जब लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड पीओएस मतलब इंटर हो रहा है तब। डिपॉजिट ड्यू डेट क्या होती है हमारी 10th नेक्स्ट मंथ की। 3B एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग सॉरी एग्जीक्यूटिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जिसको भी कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हैं, शेल कीप सेपरेट अकाउंट फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट अंडर सीजीएसटी रूल, हियर द डिटेल्स टू बी मेंटेन। वो कह रहे हैं कि अगर कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको अलग से अकाउंट बनाना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इज इट ट्रू और नो? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ट्रू। और उसमें क्या दिखाना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ यू आर डूइंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किसके लिए हुआ है, किस पर्सन के लिए कर रहे हो, क्या एड्रेस है उसका, कितनी वैल्यू, कितनी क्वांटिटी, कितनी डिस्क्रिप्शन दे दो पूरा उसका। ठीक है, क्वांटिटी, क्वालिटी, ऑब्वियसली क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो लगे हमारे एग्जीक्यूट होने में, यूटिलाइज इन एग्जीक्यूशन और रिसीव फॉर द एग्जीक्यूशन, दोनों चीज बतानी है। पेमेंट कितनी रिसीव हुई आपको इस काम के लिए, और नेम एंड द एड्रेस ऑफ द सप्लायर अपना बताओगे, सप्लायर को फ्रॉम ही रिसीव द गुड्स। ठीक है, सप्लायर जहां से आपको गुड्स मिले, कितने गुड्स मिले, और क्या बोलते हैं उसकी वैल्यू, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी क्वांटिटी, जैसे आपने कितने जो गुड्स हैं उनको यूज किया, गुड्स और सर्विस को कितने को यूज किया, कितनी डिस्क्रिप्शन, कितनी वैल्यू, वो सब लिख दिया। तो उसके बाद आपको जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला उसकी सारी डिटेल्स लिखो। ठीक है, तो देखो, every person executing work contract shall keep separate account for the works contract showing, क्या शो करना है, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, नेम ऑफ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन जिससे बिहाफ पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इनवर्ट सप्लाईज रिसीव, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी, किस चीज के wherever applicable the goods or service receive for the execution of work contract। ठीक है, इनवर्ट सप्लाईज रिसीव जो ये उसका सप्लाई जो यूटिलाइज किया आपने उसके ऊपर, पेमेंट जितनी मिली आपको, डिटेल्स ऑफ द पेमेंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क कॉन्ट्रैक्ट, to the supply detail, name and the address of the supplier from whom he received goods and supplies for executing the, जहाँ से आप सप्लाई ले रहे हो, सामान ले रहे हो एग्जीक्यूट करने के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट को, उसका। 4B देखिए, कमिश्नर Commissioner has notified some specified persons to maintain additional accounts। कुछ specified persons को बोला गया कि आपने additional accounts वगैरह बनाया करो, अपने documents बनाया करो, as mentioned in rule 56 of the CGST rule। Agent is defined under section 25 of the CGST Act is one of them। ठीक है, agent उनमें से एक है कि agent को जैसे बनाना है, तो आपको क्या करना है, additional accounts और documents बताने कि जो agent को क्या करने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं अपने पास। बताओ खुद ही सोचो क्या क्या रखना पड़ता है। एजेंट है वो, अगर वो एजेंट है तो कोई उसका प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल होगा तो उसके डिटेल्स नहीं बताओगे आप, डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश्ड टू एवरी प्रिंसिपल, जो भी हम प्रिंसिपल को दे रहे हैं अकाउंट उसकी डिटेल्स बताओगे। आप जो भी क्या कर रहे हो, टैक्स दे रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल के लिए आप जो भी क्या दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, यहाँ सप्लाई कर रहे हो गुड्स की, सर्विसेज की सप्लाई जो भी कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, उसकी बात बताओगे, उसके डॉक्यूमेंट्स अकाउंट दिखाओगे। ठीक है, जो आपको गुड्स और सर्विस रिसीव हो रहे हैं प्रिंसिपल से, गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो रहे हैं प्रिंसिपल से, उनकी आप क्या बताओगे, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी। जो आप प्रिंसिपल के लिए बेच रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, उसकी आप क्या बताओगे, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी। और पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम ईच प्रिंसिपल, कि आप हर एक प्रिंसिपल जो भी आपको, एक थोड़ी ना प्रिंसिपल होते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उनसे जो आपको ऑथराइजेशन मिली है, आपको एक मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, यू कैन से पावर मिली है कि वो आप उनके लिए सामान, उनके बिहार पे सामान भेज सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी ऑथराइजेशन, उसके पर्टिकुलर्स वो चाहिए हमें। तो इन सब चीजें, ये सब चीजें जो हैं, इनके अकाउंट्स और वो बनाने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं अपने पास। ठीक है, देखो, principal authorization particulars, particulars of authorization received by him from each principal, हर एक principal से जो जो क्या मिला है इसको, authorization मिली है वो।
on behalf of such principal separately. Okay, goods and services जो हमें रिसीव होती है पर्टिकुलर इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन वैल्यू और क्वांटिटी जहाँ पे भी एप्लीकेबल है goods और सर्विसेज जो हमें प्रिंसिपल के बिहाफ पे रिसीव हो रही है. goods सर्विसेज सप्लाइड पर्टिकुलर इंक्लूड डिस्क्रिप्शन वैल्यू क्वांटिटी जो हम प्रिंसिपल के बिहाफ पर सप्लाई खुद कर रहे हैं. ठीक है. अकाउंट्स फर्निश डिटेल्स ऑफ द अकाउंट जो हम प्रिंसिपल को भेज रहे हैं वो बताओगे. टैक्स पे डिटेल्स हमें टैक्स बताओगे कितना दिया है तुमने ऑन रिसिप्ट या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे ये सब बता दिया आपने. ठीक है. तो इसका पूरा रखना पड़ते हैं. ऑमिटिंग टैक्स पे डिटेल्स ऐसे मत करना. सारे पॉइंट्स लिख के आने. प्लेस ऑफ मेंटेनेंस क्या है. प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मेंशन इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. रिटेंशन पीरियड कितना होता है 6 साल तक का होता है. इन केस ऑफ अपील या डिस्प्यूट रिटेन अंटिल 1 ईयर. ये याद रखना 6 साल होता है. इसमें 8 साल मत कर देना लॉ की तरह. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या है. परमिटेड बैक्ड अप रेगुलरली एंड लॉग फाइल्स मेंटेन. क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द प्रोविजन रिलेटिंग टू इंपोर्ट और सर्विस बाय रजिस्टर्ड पर्सन. ओके, क्या बताना है आपको. यू हैव टू टेल प्रोविजंस रिलेटेड टू इंपोर्ट और सर्विस. आपने कोई सर्विस को इंपोर्ट किया रजिस्टर्ड पर्सन से, बताओ. और अगर ये दे रखा है आपके लिए सोना चांदी हो जाती है क्या आप लिख सकते हो एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71B 71C शेड्यूल 1 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 import of service by registered person for consideration whether or not in course or furtherance of business. Import of service by person from a related person or from any other establishment outside India in the course of furtherance of business shall be treated as supply even if made without consideration. क्या बोला मैंने. अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज को कंसिडरेशन के लिए उसको हम सप्लाई मानेंगे. हमें पैसा मिल रहा है. अगर पैसा मिल रहा है हम उसको सप्लाई मानेंगे चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे वो बिजनेस के लिए ना. हमें मतलब नहीं है. हमने सर्विस इंपोर्ट की पैसे अगर उसने हमें देने पड़ रहे हैं वैसे हम सप्लाई बोलेंगे. लेकिन अगर रिलेटेड पर्सन है या कोई अदर एस्टैब्लिशमेंट है जो हमें क्या कर रहा है हमें सर्विस दे रहा है और पैसे नहीं ले रहा है या ले रहा हो इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन चाहे हमसे ले रहा हो चाहे पैसे ना ले रहा हो. यहाँ पर क्या है रिलेटिव है और वो बिजनेस के मामले में हमसे पैसे ले रहा हो या नहीं ले रहा हो हमको सर्विस मानेंगे. सर्विस कह रही सप्लाई मानेंगे. ठीक है. इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस even if made without consideration will be termed as supply. Import of service for a consideration उसको supply मान लेंगे. consideration mandatory है. business connection is not required. लेकिन यहाँ पर 71C में क्या होता है import of service by a person related person or any other of his establishment outside India without consideration. consideration नहीं थी यहाँ पे लेकिन अगर वो course of furtherance of business के लिए है उसको हम supply मानेंगे. यहाँ पे क्या है consideration नीला या absent है लेकिन supply is a related party है establishment outside India और strictly course of furtherance of business है तो हम उसको supply मान लेंगे. Next question. List out the category of the person who are exempted from e-invoicing requirement. फटाफट से बता दो e-invoicing के लिए किसको जरूरी नहीं है. ई इनवॉइसिंग किसके लिए जरूरी नहीं है. कौन ई इनवॉइस के लिए मंडेट नहीं है. टर्नओवर जिनकी 5 करोड़ से कम है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले उनको इनवॉइस की कोई जरूरत नहीं है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले इंश्योरर है उनको जरूरत नहीं है. बैंकिंग कंपनी है उनको इनवॉइस की जरूरत नहीं है. एनबीएफसी है उसको जरूरत नहीं है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जरूरत नहीं है. लोकल अथॉरिटी को चाहिए. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को नहीं है. और कोई सिनेमाटोग्राफ फिल्म बना रहे हो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में हमने अभी 2-3 एमटीपी पहले किया था ये उसको भी ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है. ठीक है. पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स इन द मल्टीप्लेक्स स्क्रीन. और GTA सप्लाइंग सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड कैरेज उनको भी देखो. फॉलोइंग एंटिटीज आर exempted from the mandatory invoicing even if the aggregate turnover exceed 5 करोड़. अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तब भी आपको नहीं देने की जरूरत. क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन. SEZ डेवलपर्स आर नॉट एग्जाम्प्ट लेकिन SEZ को है. इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी. GTA सर्विसेज सप्लाइंग सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन सप्लायर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है लोकल अथॉरिटी है. पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स इन मल्टी कॉम्प्लेक्स स्क्रीन.
उनके लिए क्या है, इनवॉइस एग्जाम। लास्ट क्या पूछा है, नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी इनवैलिड merely for the reason any vacancy in or any defect in the constitution of council। कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग जीएसटी काउंसिल में इनवैलिड नहीं होगी, किसके लिए, बस कोई वैकेंसी है, कोई डिफेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल में, कोई डिफेक्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन एज अ मेंबर में, या कोई प्रोसीजर इरेगुलरिटी है, नॉट अफेक्टिंग द मैरिट्स ऑफ द केस। बताओ। No act or proceeding of the GST shall be invalid merely by the studying reasons। हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक्चुअली द थिंग इज कि हमसे ना पूछा गया था कि ये क्या है, ये क्या है, मतलब क्वेश्चन वर्स इज कि नो एक्ट और प्रोसीडिंग, कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग जो है जीएसटी काउंसिल की वो इनवैलिड मानी जाएगी कुछ कारणों की वजह से। वो कारण क्या है, तो वो कारण ये है कि कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग द गुड्स और सर्विसेज से काउंसिल शैल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड और कॉल्ड इनकॉन्स्टिट्यूशनल। इस वजह से बस के क्वेश्चन में नहीं लाए जाएंगे फॉलोइंग टेक्निकल प्रोसीजरल डिफेक्ट्स, क्या वैकेंसी है कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट की वजह से, एनी वैकेंसी और यहाँ पे एनी डिफेक्ट आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल की वजह से, उसकी वजह से आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते या इनवैलिड नहीं मान सकते उस एक्ट को या प्रोसीडिंग को। अपॉइंटमेंट डिफेक्ट आ गया, कोई भी डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल, उसमें अगर कोई मेंबर अपॉइंटमेंट में दिक्कत आ गई, कोई वैकेंसी में कोई डिफेक्ट आ गया, कुछ हो गया। लास्ट में कोई भी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी होगी, एनी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी ऑफ द जीएसटी काउंसिल नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स इन द केस, मार्केट इज इंपॉर्टेंट। एनी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी, अगर कोई भी प्रोसीजर में इरेगुलरिटी आ रही है जीएसटी काउंसिल की जो मेरिट को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो फिर उसको भी हम इतना वो नहीं मानेंगे, वैलिड रीजन नहीं मानेंगे, ठीक है। नाउ इम्पोर्ट और कंसिडरेशन ऑलवेज सप्लाई अगर बिजनेस पर्पज से ऑप्शनल होता है, इम्पोर्ट विदाउट कंसिडरेशन अगर आपको तो सप्लाई ओनली इफ यू रेटेड पर्सन है अब्रॉड एंड कोर्स ऑफ बिजनेस है। इनवॉइसिंग के लिए एप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्ड एंटिटीज कौन है, एसईजेड यूनिट्स, बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, मल्टीप्लेक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। नाउ कंपनसेशन स्कीम कितना करते हैं, 1% करते हैं, 0.5 सीजीएसटी, 0.5 एसजीएसटी, टैक्सेबल टर्नओवर, मैन्युफैक्चरर्स पे 1% ऑन टोटल टर्नओवर। ये है टैक्सेबल टर्नओवर पे, ये है टोटल टर्नओवर पे, ध्यान रखना। रेस्टोरेंट पेज 5% होती है टोटल टर्नओवर। मार्जिनल सर्विसेज क्या है, हायर और 10% और 5 लाख का अगर सर्विस देते हैं। इंटर स्टेट परचेज अलाउड, इंटर स्टेट रिस्ट्रिक्ट होती है। परचेज अलाउड है, सेल्स रिस्ट्रिक्टेड है। एप्लीकेशन विद इन 30 डेज, इफेक्टिव डेट क्या हो जाएगी, डेट ऑफ लाइबिलिटी हो जाएगी, लेकिन अगर एप्लीकेशन आफ्टर 30 डेज इफेक्टिव डेट आपकी डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट हो जाएगी। फाइनल रिटर्न बनाना होता है 10 फाइनल रिटर्न का बनना होता है 3 मंथ फ्रॉम लेटर ऑफ कैंसिलेशन डेट या फिर कैंसिलेशन ऑर्डर डेट। ईवे बिल का क्या है, थ्रेशोल्ड कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए, एक्सक्लूड करते एग्जाम्प्ट प्राइस को। वन सिंगल इनवॉइस इज इशूड विद टैक्सेबल एग्जाम्प्ट गुड्स। नो जीएसटी टैक्स सेसेस आते हैं किसमें, म्युनिसिपल टैक्स, टीसीएस, एक्साइज ऑलवेज एडेड, नॉन जीएसटी वाले। और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वगैरह डिडक्टेबल तभी होता है कि वो प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में लिंक टू इनवॉइस और आईडीसी रिवर्स कर रहे हो, तभी 3 पॉइंटर्स होते हैं। इनपुट टैक्स रेट के लिए क्या बोलेंगे, आईटीसी ऑन डेबिट नोट, टाइम लिमिट होता है आपका कितना, 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नॉट ओरिजिनल इनवॉइस। लिंक्ड टू ओरिजिनल इनवॉइस, फूड और बेवरेज कन्फेक्शनरी फ्री गिफ्ट जब ब्लॉक्ड होते हैं आपको आईटीसी के लिए, ट्रांसफर गोइंग कंसर्न एग्जाम्प्ट होती है सर्विस, ठीक है। पीएसयू गवर्नमेंट डिडक्ट टीडीएस 2% का, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, ठीक है। यानी इन टोटल आपको 2% देना पड़ता है। डिपॉजिट कब होती है, 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। जीएसटीआर 7 में प्लेस ऑफ सप्लाई अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो एड्रेस रिकॉर्ड जो किया आपने, और होर्डिंग स्ट्रक्चर बोले लोकेशन ऑफ द होर्डिंग, जस्ट लाइक प्लान एंड मशीनरी अगर वो इंस्टॉल होती है उधर। स्पेशल एग्जाम्पशन क्या है आपका, रेंटिंग ऑफ द रिलीजियस अप टू 9999, ठीक है। 10,000 पर डे से ज्यादा या उतना है तो आपको फिर एक टैक्सेबल होता है। स्पोर्ट्स इवेंट टिकट के लिए होता है एग्जाम्प्टिव कंसिडरेशन जो है 500 से है या 500 से कम है तो। और गवर्नमेंट बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए एग्जाम्प्ट ओनली द मटेरियल जो है वो 25% या उससे कम है कंपोजिट सप्लाई वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है स्पेशल एग्जाम्पशन, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।